साथियों, नमस्कार। अतुल्यम अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कुछ स्वास्थ्यगत कारणों से मैं पिछले 5 दिन से आपसे संपर्क नहीं कर पाया। हम सहायक आचार्य भूगोल परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज बात करेंगे आधुनिक भौगोलिक चिंतन के बारे में। पूर्व जो अध्ययन है हमारा, उसमें हमने यूनानी भूगोलवेता, रोमन भूगोलवेता, अंधकार युग के भूगोलवेता, अरब भूगोलवेता का अध्ययन कर लिया था। आप हमारे अतुल्यम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर वह वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज में आधुनिक भौगोलिक चिंतन, जो कि 17वीं और 18वीं सदी का जो अंतिम दशक है, उस 18वीं सदी के अंतिम दशक तक कौन महत्वपूर्ण भूगोलवेता रहे जिन्होंने भूगोल में एक नया दिशा और एक नई अप्रोच बनाने का काम किया है। हम उन भूगोलवेताओं से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न है, जंतुओं के प्राकृतिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए साथियों, हम बात करते हैं जंतुओं के प्राकृतिक इतिहास। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसने लिखी थी? इस पुस्तक के जो लेखक हैं, उन लेखक के 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही होगा। अब वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ जो है, पहला ऑप्शन है बफन, दूसरा हेले, तीसरा बुआचे और चौथा जूने। तो इनमें जो सही आंसर है वो है बफन। बफन महोदय ने जंतुओं के प्राकृतिक इतिहास पर पुस्तक लिखी थी। अगला जो हमारा प्रश्न है, भूगोल को स्वतंत्र विषय का स्वरूप, भूगोल को स्वतंत्र विषय का स्वरूप प्रदान करने वाला का श्रेय हम किस स्कूल को देते हैं। अब चूंकि जब हम 19वीं सदी से प्रारंभ करते हैं, तो 18वीं सदी से लेकर से प्रारंभ होकर वर्तमान समय तक का जो हमारा भौगोलिक अध्ययन है, उसमें 18वीं सदी के बाद में जो परिवर्तन होता है, हमारे भौगोलिक विचारों को हम विभिन्न स्कूल्स के रूप में पढ़ते हैं। और वो जो स्कूल्स हैं, वो जर्मन स्कूल्स, फ्रांसीसी स्कूल्स, अमेरिकन स्कूल, ब्रिटेन स्कूल, इस रूप में हम उन भूगोलवेताओं का वर्गीकरण करके पढ़ते हैं। तो भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में जो स्थान प्रदान किया था, वह स्थान प्रदान करने वाला जो स्कूल है, वह जर्मन स्कूल है। जर्मन स्कूल ने भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है। तो हमारा जो सही आंसर है वो जर्मन स्कूल है। भूगोल में राजनीतिक और सांख्यिकी विचारधारा को विकसित किसने किया था। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, जो हमारे लिए बहुत ही, कि राजनीतिक और सांख्यिकी विचारधारा किसने विकसित की थी। उनमें जो विद्वान हैं, उसमें वारेनियस हैं, बफन है, पुस्चिंग है और रीटर हैं। अब हम यहाँ एक तथ्य जानते हैं कि मुख्य रूप से जो वारेनियस हैं, उन्होंने क्या किया था, भूगोल में द्वैतवाद का जन्म किया था। बफन जो है, उन्होंने जंतुओं के प्राकृतिक इतिहास, अर्थात ये वनस्पति शास्त्री थे, वनस्पति शास्त्री थे बफन। अब हम अगले विद्वान की बात करते हैं, बुस्चिंग। बुस्चिंग जो हैं, वो शुद्ध भूगोल से संबंधित थे। उन्होंने शुद्ध भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रीटर जो हैं, वो आधुनिक भूगोल के जन्मदाता माने जाते हैं। यहाँ जो राजनीतिक और सांख्यिकी विचारधारा है, ये राजनीतिक और सांख्यिकी विचारधारा भूगोल में उत्पन्न करने का जो श्रेय दिया जाता है, वो दिया जाता है बुस्चिंग महोदय को, जो कि शुद्ध भूगोल से संबंधित है। तो हमारा यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा बुस्चिंग। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट, शुद्ध भूगोल के बारे में सही है। तो शुद्ध भूगोल जो है, शुद्ध भूगोल की महत्वपूर्ण कंटेंट क्या है, शुद्ध भूगोल किसे कहते हैं, शुद्ध भूगोल की जो आधारशिला है वो क्या है। हम देखते हैं कि जो विद्वान थे शुद्ध भूगोल के, उन विद्वानों के अभी यहाँ प्रश्न में भी नाम है, तो हम देखेंगे कि क्या यही वो विद्वान है या कोई और विद्वान है। हम देखते हैं पहला जो नंबर 1 पॉइंट है हमारा, भूगोल का आधार राजनीतिक ना होकर प्राकृतिक। अर्थात क्या ये सही है कि शुद्ध भूगोल के जो विचारक थे, उन्होंने भूगोल में आधार जो माना था वो राजनीतिक सीमाओं को ना मानकर, राजनीतिक क्षेत्रों को ना मानकर प्राकृतिक क्षेत्रों को माना था। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि शुद्ध भूगोल की मूलभूत जो संकल्पना है वो ये है कि भूगोल का जो आधार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्राकृतिक तत्व होने चाहिए। पृथ्वी की
स्थायी प्राकृतिक विशेषताएं ही शुद्ध भूगोल की आधारशिला है। जो स्थायी प्राकृतिक विशेषताएं हैं उन्हीं का अध्ययन करने पर इन्होंने बल दिया था और यही शुद्ध भूगोल की क्या है, आधारशिला है। ये कथन भी सही है। बुआचे, बुस्चिंग, गट्टेरेर, होम्मेयर, जूने प्रमुख शुद्ध भूगोल के समर्थक विद्वान हैं। ये कथन भी सही है। इसलिए यहाँ हमारा जो आंसर होगा उक्त सभी, ये चारों ही जो तीनों कथन हैं और नंबर 4 पॉइंट पर चूंकि उक्त सभी लिखा हुआ है इसलिए पॉइंट नंबर 4 हमारा सही होगा। 1737 में इंग्लिश चैनल के अध्ययन हेतु उच्चावच मानचित्र किसने बनाया था? ये एक महत्वपूर्ण बात है। उच्चावच मानचित्र किसके अध्ययन के लिए? इंग्लिश चैनल के अध्ययन के लिए। तो यहाँ जो विद्वान है, क्योंकि ये कार्य हुआ था, ये शुद्ध भूगोल के क्षेत्र में हुआ था और शुद्ध भूगोल के क्षेत्र में हुआ था और शुद्ध भूगोल के जो संस्थापक हैं, वो शुद्ध भूगोल के संस्थापक जो सदस्य हैं वो हैं फिलिप बुआचे। तो यहाँ जो हमारा आंसर है वो फिलिप बुआचे सही होगा, फिलिप बुआचे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सर्वप्रथम यूरोपियन रूस का अक्षांशीय विभाजन किसने किया था? सर्वप्रथम यूरोपियन रूस का अक्षांशीय विभाजन किसने किया था? तो यहाँ जिन्होंने यूरोपियन रूस का अक्षांशीय विभाजन किया था वो थे बुस्चिंग, बुस्चिंग ने सर्वप्रथम यूरोपीय रूस का अक्षांशीय विभाजन किया था। निम्न संकलनकर्ता को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक के नाम है जो उन्होंने लिखी है और दूसरी तरफ लेखक के नाम है। तो हम यहाँ देखते हैं कि न्यू डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ पुस्तक किसने लिखी? दूसरा है एब्रिस डेर ज्योग्राफे, संक्षिप्त भूगोल इसको हिंदी में नाम दिया गया। तो एब्रिस डेर ज्योग्राफी किसने लिखी? राइन ज्योग्राफी, इसका मतलब शुद्ध भूगोल होता है, यूरोप का शुद्ध भूगोल। एसआईडी ज्योग्राफी फिजिक, ये चारों पुस्तकें और उनके लेखक में हमें सुमेलित करना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि न्यू डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ जो पुस्तक है वो बुस्चिंग द्वारा लिखी गई, एब्रिस डेर ज्योग्राफी पुस्तक गट्टेरेर द्वारा लिखी गई, राइन ज्योग्राफी जो है वो होम्मेयर द्वारा लिखी गई और एसआईडी फिजिक जो पुस्तक है वो बुआचे द्वारा लिखी गई। एसआईडी ज्योग्राफी जो पुस्तक है बुआचे द्वारा लिखी गई। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो नंबर 1 है। ए 1 से सुमेलित है, बी 2 से सुमेलित है, सी 3 से और डी 4 से सुमेलित है। तो हमारा जो सही आंसर है 1 2 3 4 है। नेक्स्ट है होमेर के बारे में सही है। होमेर जो है वो क्या थे? शुद्ध भूगोल के समर्थक थे। शुद्ध भूगोल और इनका जो मूलभूत कार्य था वो क्या था कि प्राकृतिक आधार पर ही प्रदेश क्षेत्रों का विभाजन करना। तो इन्होंने जो पृथ्वी का प्राकृतिक विभाजन किया था 1805 में, पृथ्वी का प्राकृतिक विभाजन किया 1805 में, जिसमें नदी बेसिन को इन्होंने आधार माना था विभाजन का। तो होमेर का जो प्रमुख कार्य था नदी बेसिन को प्राकृतिक विभाजन का आधार मानना, प्राकृतिक विभाजन का आधार मानना, ये कथन बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। तो ये कथन होमेर के बारे में सही है। दूसरा 1810 में इन्होंने यूरोप का शुद्ध भूगोल पुस्तक लिखी। तो यूरोप का शुद्ध भूगोल पुस्तक इन्होंने लिखी थी, कब लिखी? 1810 में। भू आकृतियों की एकता में विश्वास करते थे, ये भी इनका सही है। तो हमारा जो आंसर है वो है उक्त सभी, नंबर 4 उक्त सभी। अगला प्रश्न है भूगोल में क्रियात्मक और वैज्ञानिक विधि, क्रियात्मक और वैज्ञानिक विधि का विकास किसने किया? तो क्रियात्मक और वैज्ञानिक विधि में हम यहाँ जो विद्वान हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो जूने और होमेर हैं ये दोनों संबंधित हैं किससे? शुद्ध भूगोल से। और शुद्ध भूगोल का उद्देश्य क्या है? भूगोल में को वैज्ञानिकता प्रदान करना। लेकिन किस प्रकार का? जो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जो तथ्य हैं उनका ही अध्ययन करने तथा स्थायी प्राकृतिक विशेषताओं के अध्ययन पर इन्होंने बल दिया, स्थायी प्राकृतिक विशेषताओं पर इन्होंने बल दिया। ठीक है, अब यहाँ हमारा जो प्रश्न है वो है क्रियात्मक और वैज्ञानिक विधि। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्रियात्मक और वैज्ञानिक विधि के लिए कौन समर्थक है और कौन नहीं है। दूसरा है रिनाल्ड फास्टर और जोहान जॉर्ज फास्टर। ये जो हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। रिटर और कांट और बुआचे भी किससे संबंधित है?
शुद्ध भूगोल से संबंधित हैं। तो यहाँ जो सही आंसर है हमारा रीनहार्ड फास्टर और जोहन जॉर्ज फास्टर, ये रीनाल्ड फास्टर के ही पुत्र जोहान जॉर्ज फास्टर हैं। अर्थात ये जो जोड़ी है ये पिता पुत्र की जोड़ी है, पिता पुत्र की जोड़ी है। और जो क्रियात्मक और वैज्ञानिक विधि है उसका जो तात्पर्य है वो तात्पर्य है इस जो क्रियात्मक और वैज्ञानिक विधि है इसका जो तात्पर्य है वो है कि हम भूगोल में भ्रमण के द्वारा भूगोल में भ्रमण के द्वारा तथ्यों को एकत्रित करें। क्रिया अर्थात हम भूगोल के विभिन्न स्थानों को जो निरीक्षण करें, देखें और उनकी तथ्यों का जो विवरणों का संकलन करें वो भ्रमण के द्वारा करें। और विभिन्न भ्रमण करने के द्वारा जो तथ्य संकलित हों, जो विवरण प्राप्त हों, उन विवरणों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करना, ये इसका महत्वपूर्ण विचार है क्रियात्मक और वैज्ञानिक विधि का। कि हमें पहले भ्रमण करना चाहिए, हमें क्षेत्र अध्ययन करना चाहिए और जब क्षेत्र अध्ययन करके जो विवरण हमें प्राप्त होते हैं उन विवरणों का हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करें और उनके एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचे। तो ये जो नई विचारधारा देने का महत्वपूर्ण योगदान है वो किसका है? रीनहार्ड फास्टर और जोहान जॉर्ज फास्टर का। नेक्स्ट बात करते हैं, फास्टर प्रथम महान जर्मन विधि तंत्रीय भूगोलवेत्ता थे। प्रथम महान विधि तंत्रीय भूगोलवेत्ता थे, ये कथन किसका है? यहाँ ये ध्यान रखना है, फास्टर के बारे में कहा गया कि प्रथम महान जर्मन विधि तंत्रीय भूगोलवेत्ता। अब ये कौन से फास्टर हैं ये ध्यान रखना है। यहाँ प्रश्न में केवल फास्टर लिखा है, तो ये जो पिता थे अर्थात रीनहार्ड फास्टर, ये उनके लिए कहा गया है। रीनहार्ड फास्टर ये उनके लिए कहा गया है। रीनहार्ड फास्टर जो है प्रथम महान जर्मन, अर्थात कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, तो ये जर्मन स्कूल से संबंधित हैं। विधि तंत्रीय भूगोलवेत्ता, विधि तंत्रीय क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने क्या करा था? भ्रमण पर बल दिया था और भ्रमण के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने पर बल दिया था। भ्रमण करके जो तथ्य प्राप्त हो उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करने पर बल दिया, इसलिए रीनाल्ड फास्टर के लिए कहा था प्लेवे ने। प्लेवे ने कहा था, यह हमारा सही आंसर है नंबर 3, प्लेवे। प्लेवे ने कहा था कि फास्टर जो है वो प्रथम जर्मन विधि तंत्रीय भूगोलवेत्ता हैं। नेक्स्ट एक कोटेशन है जो जिसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण, आज भी हम इस भूगोल में इस तथ्य को काफ़ी बार देखते हैं, उसकी बात करते हैं। जब हम किसी देश का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं, जैसे जब भी हम भूगोल में किसी भी प्रदेश, किसी भी राज्य, किसी भी महाद्वीप का विवरण प्रस्तुत करते हैं, तो ये उस समय जब 18वीं सदी की बात है, जब एक विद्वान ने ये कहा था कि जब हम किसी देश का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं तो या तो सरकार, प्रांत और जिला अर्थात इसको आधार बनाते हैं। अर्थात हमारे विवरण प्रदान करने में जो विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास आधार के रूप में क्या होगा? या तो हम सरकार, प्रांत और जिला क्षेत्र को लेंगे, इसको हम कहते हैं क्षेत्र वर्णनी। इसे क्या कहते हैं? क्षेत्र वर्णनी। या उस राष्ट्र और उसके निवासी, राष्ट्र और उसके निवासी, जैसे भारत में किस प्रकार के निवासी रह रहे हैं, है ना, इस तरह से हमने बहुत सारे विभाजन मानव भूगोल में भी किए हैं, उसको कहते हैं नृजाति। राष्ट्र और उसके निवासी नृजाति के अनुसार विभाजित करते हैं। अर्थात हम किसी भी प्रदेश, किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र का जब हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो हम मुख्य रूप से 2 विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है कि हम उस क्षेत्र का विभाजन सरकार, वहाँ के जो जिले हैं, वहाँ के जो प्रांत है अर्थात प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, उनके आधार पर हम विभाजन करते हैं। दूसरा, वहाँ जो निवासरत मानव समूह है और उस मानव समूह के निवासियों का जो समूह, नृजाति समूह है, उसके आधार पर विभाजन करते हैं। लेकिन हम प्राय सामान्य रूप से देखने में आता है कि हम प्रथम विधि से प्रारंभ करते हैं। प्रथम से का मतलब कौन सा है? यहाँ क्षेत्र वर्णन, अर्थात हम किसी भी स्थान को प्रारंभ करेंगे तो हम पहले क्षेत्र वर्णन प्रारंभ करते हैं और जब हम क्षेत्र वर्णन से आगे बढ़ते हैं तो हम सामान्य रूप से देखिए, जब भी आप राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करेंगे, राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे, जब भी आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे, आप किसी भी प्रादेशिक अध्ययन की बात पर जाएंगे,
भारत का भूगोल का अध्ययन करेंगे, आप चाहे किसी जिले का अध्ययन करेंगे, जैसे आपने जयपुर जिले का अध्ययन किया, तो आप जब भी किसी भी स्थान का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस स्थान की अवस्थिति के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला परिचय से संबंधित आप बात करेंगे। परिचय में क्या होगा, उस स्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार होगा। फिर उसके बाद आप दूसरा क्या करेंगे, वहाँ की भौतिक विशेषताओं की बात करेंगे। फिर उसके बाद भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत हम क्या करेंगे, सामान्य रूप से हम वहाँ का अपवाह तंत्र अध्ययन करेंगे। अपवाह तंत्र के बाद हम अध्ययन करेंगे वहाँ की जलवायु कैसी है। उस जलवायु के बाद हम वहाँ की मृदा का अध्ययन करेंगे, वहाँ की वनस्पति का अध्ययन करेंगे। और जब हम इन सभी तथ्यों का अध्ययन कर लेते हैं तब हम आते हैं कि उस स्थान पर जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, उस जनसमूह की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार की है। इसी प्रकार हम विश्व का अध्ययन करते हैं, तो पहले हम विश्व के भौतिक प्रदेश, विश्व की जलवायु, विश्व की मृदा, इस प्रकार से अलग अलग जो तथ्य हैं जिनको हम क्षेत्र वर्णन में ले रहे हैं उनका अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि वो मानव समूह किस प्रकार का है, जैसे वो काकेसाइड प्रजाति से बिलोंग करता है, वो मंगोलाइड प्रजाति से बिलोंग करता है, वो निग्रोइड प्रजाति से बिलोंग करता है। तो ये जो कथन था ये था कि हम जब भी प्रारंभ करते हैं हम ये दोनों सिस्टम ले सकते हैं, और लेकिन सामान्य रूप से हम प्रारंभ किससे करते हैं, इस क्षेत्र वर्णनी से प्रारंभ करते हैं। इस विवरण विधि का उल्लेख किसने किया था, इस विवरण विधि का उल्लेख किसने किया था, ये कौन सा विद्वान था जिसने इतना डिटेल में इस विवरण विधि के बारे में लिखा था। तो यहाँ जो हमारा आंसर है वो है माल्टे ब्रुन। माल्टे ब्रुन ने ये विवरण विधि के बारे में लिखा था। यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो कौन सा होगा, माल्टे ब्रुन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भूगोल को दार्शनिक आधार का शिलान्यास किसने किया था। अर्थात भूगोल का जो दार्शनिक आधार है भूगोल में उस दार्शनिक अप्रोच को डेवलप करने का काम किस विद्वान ने किया था। ये हम सभी जानते हैं, इसमें जाना पहचाना नाम है कांट। चूंकि कांट एक दार्शनिक भूगोलवेता थे, उनकी रुचि दर्शन शास्त्र में अधिक थी, तो उन्होंने भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान करने का काम किया था। उन्होंने ज्ञान के और प्राकृतिक तत्वों भौतिक भूगोल पर बल दिया था और प्रत्यक्ष होने वाले तत्वों के अध्ययन पर बल दिया था। तो उन्होंने ज्ञान के दो प्रकार बताए थे, ज्ञान के दो प्रकार बताए थे कि जो प्रत्यक्ष हो सकता है ज्ञान वो हमारी पांचों इंद्रियों के द्वारा हो सकता है, और जो अप्रत्यक्ष ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है हमारी आत्मा के माध्यम से। तो इस प्रकार इन्होंने भूगोल में भी एक दार्शनिक पुट का समावेश किया था। नेक्स्ट प्रश्न, कांट के बारे में क्या सही है। तो देखिए कांट महोदय ने भूगोल के बारे में क्या क्या कहा था। कांट ने इतिहास को अनवरत भूगोल कहा था। इतिहास को क्या कहा था, अनवरत भूगोल। अनवरत भूगोल ही क्या है, कांट का इतिहास है। तो इतिहास के बारे में उन्होंने कहा इतिहास कुछ नहीं है, इतिहास अनवरत भूगोल है। तो इतिहास की और भूगोल दोनों के प्रगाढ़ संबंध की बात करी थी, प्रगाढ़ संबंध की बात की। दूसरा, भौतिक भूगोल को ही उन्होंने सामान्य प्रकृति की रूपरेखा माना, अर्थात भौतिक भूगोल को प्रकृति की सामान्य रूपरेखा माना। तो प्रकृति किससे संबंधित है, प्रकृति का जो आधार है वो हम किससे अध्ययन कर सकते हैं, भौतिक भूगोल के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। उनकी जो द्वारा लिखी गई पुस्तक है वो शुद्ध तर्क की समीक्षा 1781 में उनके द्वारा लिखी गई है ना। क्रिटिक फॉर प्योर रीजन इसका जो नाम है, न्याय की समीक्षा क्रिटिक फॉर जजमेंट वो 1790 में लिखी गई। व्यवहारिक दृष्टिकोण से मानव शास्त्र जो है वो 1798 में लिखी गई। तीनों ही पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुद्ध तर्क की समीक्षा दर्शन शास्त्र के आधार पर इन्होंने लिखा कि क्रिटिक फॉर प्योर रीजन क्या है, उसकी हम समीक्षा करें। शुद्ध तर्क की समीक्षा 1781 में, न्याय की समीक्षा 1790 में, व्यवहारिक दृष्टिकोण से मानव शास्त्र 1798 में इन्होंने लिखा। तो यहाँ जो हमारे आंसर है वो है उक्त सभी, चारों सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांट द्वारा विभाजित भूगोल के प्रकार का सही युग्म। कांट ने भूगोल को विभिन्न भागों में विभाजित किया है। अब हमारे यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि कांट ने भूगोल को कितने भागों में विभाजित किया है। तो भूगोल के जो प्रकार हैं हमें यहाँ उन भूगोल के प्रकार को देखना है, कितने भागों में विभाजित किया है। तो हमें देखिए पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल, अध्यात्म या धर्म भूगोल। दूसरा जो ऑप्शन है भौतिक भूगोल, नैतिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल।
तीसरा ऑप्शन है नैतिक भूगोल और आध्यात्मिक भूगोल। नैतिक भूगोल चौथा ऑप्शन, व्यापारिक भूगोल, अध्यात्म या धर्म भूगोल। अब ये प्रश्न आता है, चूंकि कांट क्या थे, दार्शनिक थे, दार्शनिक पुट उनका आध्यात्मिक होने के कारण अब इनमें हम क्या डिसाइड करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कांट ने भूगोल को कितने भागों में बांटा। हम देखते हैं, क्या उन्होंने नैतिक भूगोल की बात की, क्या उन्होंने व्यापारिक भूगोल विभाजित किया, क्या उन्होंने आध्यात्म या धर्म भूगोल को विभाजित किया। तो भूगोल जो है वो भूगोल उनकी दृष्टि में कितने भागों में विभाजित किया गया, हमें यहाँ देखना है। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, उन्होंने भूगोल को 6 भागों में विभाजित किया। देखिए, नंबर 1 भौतिक भूगोल, नंबर 2 गणितीय भूगोल, नंबर 3 नैतिक भूगोल, नंबर 4 राजनीतिक भूगोल, नंबर 5 व्यापारिक भूगोल और नंबर 6 अध्यात्म या धर्म भूगोल। तो उन्होंने भूगोल को कितने भागों में विभाजित किया, 6 भागों में विभाजित किया, 6 भागों में विभाजित किया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भूगोल का अध्ययन कांट की दार्शनिक विचारधारा, कांट की दार्शनिक विचारधारा के लिए आवश्यक व्यवहारिक ज्ञान का माध्यम मात्र था, माध्यम मात्र था। अर्थात भूगोल का जो अध्ययन किया था कांट ने, वो क्यों क्यों किया था, उनकी दार्शनिक विचारधारा था। तो हमें ध्यान रखना है कि कांट की मूलभूत बात क्या थी, दर्शन। उनकी जो मूलभूत भावना थी क्या थी, दर्शन। और उस दार्शनिक विचारधारा के लिए एक व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल अप्रोच प्राप्त करने का माध्यम क्या था, माध्यम भूगोल था। माध्यम क्या था, भूगोल था। अर्थात दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम के रूप में भूगोल को उन्होंने उपयोग में लिया। यह है कथन किस विद्वान का है, ये एक विद्वान थे जिन्होंने कांट के बारे में कहा कि कांट जो है वो भूगोल का अध्ययन क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो दार्शनिक जिज्ञासा थी, उनके जो दार्शनिक विचार थे, वो बिना भूगोल के अध्ययन के व्यवहारिक संभव नहीं थे। तो जो व्यवहारिक ज्ञान का माध्यम है उसे वो कौन माना गया, भूगोल को माना गया। किसके, कांट के। दार्शनिक ज्ञान के लिए व्यवहारिक ज्ञान का माध्यम किसको माना गया, भूगोल को माना गया। यह कथन किस विद्वान ने दिया था, यह कथन दिया था गेरलांट ने दिया था। ये सही आंसर हमारे पास क्या है, गेरलांट ने दिया था। नेक्स्ट है वातावरण विश्वास भूगोल। अब ये देखिए, वातावरण विश्वास भूगोल का अन्य नाम है। ये जो चारों नाम आप देख रहे हैं, ये कांट के द्वारा भूगोल के विभाजित किए गए नाम हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, सामान्य रूप से आप देखिए कि कांट ने भूगोल को 6 भागों में विभाजित किया। अब ऐसा कौन सा भूगोल का प्रकार है जिसको हम क्या कहते हैं, वातावरण विश्वास भूगोल भी उन्होंने कहा था। तो वातावरण विश्वास भूगोल क्या हम व्यापारिक भूगोल को कहते हैं, नहीं कहते हैं। नैतिक भूगोल को हम कहते हैं, नहीं कहते हैं। राजनीतिक भूगोल को हम कहते हैं, नहीं कहते हैं। हम किसे कहते हैं, धर्म और आध्यात्म भूगोल को कांट ने क्या कहा था, धर्म व आध्यात्म भूगोल को कांट ने क्या कहा था, वातावरण, वातावरण विश्वास भूगोल, वातावरण विश्वास भूगोल का। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि धर्म आध्यात्म भूगोल को भी महत्व दिया था कांट ने, क्योंकि, और क्यों दिया था, क्योंकि वो दार्शनिक विचारधारा से युक्त थे और इसीलिए उन्होंने इसको क्या था, वातावरण विश्वास, प्रकृति पर विश्वास रखकर हम अध्ययन करते हैं। तो वातावरण विश्वास भूगोल भी उन कहा जाता है किसको, धर्म और आध्यात्म भूगोल को। तो हमारा जो आंसर है वो नंबर 4 धर्म व आध्यात्म भूगोल है। साथियों, रेफरेंस बुक से ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो है नए सिरे से बनाकर आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो कंटेंट है उस कंटेंट से आप अपना जो तैयारी है वो रिवाइज कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम हम्बोल्ट और रिटर से लेकर जर्मन भूगोलवेत्ताओं से हम अगला अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।